12वीं कक्षा के बायोलॉजी से लिया गया है। जीव विज्ञान जिसको हम लोग कहते हैं। इस अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे जनन के बारे में। इम्पोर्टेंट है सबों के लिए। जनन प्रत्येक जीवों में होता है और जनन के दो प्रकार हैं, अलैंगिक जनन और दूसरा है लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन की कई विधियां हैं, इसमें केवल एक ही संतति भाग लेती है। जैसे में इसमें है मुकुलन। मुकुलन को अंग्रेजी में बड कहते हैं, BUD। मुकुलन को बडिंग कहते हैं इंग्लिश में, और मुकुलन मुकुल से बना है जिसको हम लोग अंग्रेजी में बड कहते हैं। अलैंगिक जनन की एक विधि है बडिंग। पौधे में किसी भी प्रकार का, इसी को हम दूसरी भाषा मुकुल को ही दूसरी मतलब दूसरे शब्दों में कलिका कहते हैं। किसी पौधा में जो कोमल भाग होता है, जो अविकसित प्रारोह होता है, उस प्रारोह को, उस कली को हम या तो कलिका कहेंगे या मुकुल कहेंगे। मुकुलन विधि द्वारा अलैंगिक जनन होता है। जैसे में आप हाइड्रा को देखे होंगे। हाइड्रा में क्या होता है कि एक हाइड्रा जो है छोटा सा इसके बगल में निकल जाता है, और जब यह धीरे धीरे विकसित होता है तो ये इससे अलग होकर के एक स्वतंत्र हाइड्रा बन जाता है, और फिर ये बड़ा होकर के फिर जनन करता है। यह अलैंगिक जनन की विधि है मुकुलन। इसके बाद पत्र प्रकलिका है। मुकुलन विधि से जनन हो गया आपको यीस्ट में। यीस्ट है और हाइड्रा है। हो गया। यीस्ट और हाइड्रा के बाद आ जाता है प्रकलिका, पत्र प्रकलिका। पत्र परिकलिका में क्या होता है? पत्र का मतलब समझिए पत्ता, प्रकलिका माने उसमें कली आ जाना। जैसे हम लोग लहसुन को देखते हैं, प्याज में देखते हैं, उसमें परत दर परत बैठता है, तो उसी को हम कहेंगे पत्र प्रकलिका। कलिका के बारे में हम लोग सभी समझे कि जब किसी पौधा में जो कोमल भाग होता है, जो कमज़ोर भाग होता है, अविकसित प्ररोह होता है, उसको हम कलिका कहते हैं। तो उसी तरह से पत्र कलिका में भी है कि जो पत्ते की तरह कली अविकसित है, प्रारोह के रूप में है, उसको हम पत्र कलिका कहते हैं। इसमें पुष्प क्रम के स्थान पर ये कलिका बन जाते हैं। जैसे पुष्प में पंखुड़ी होता है, उसी तरह से प्याज में पंखुड़ी ने बन करके वह कलिका के रूप में बन जाता है। इसी तरह से लहसुन में भी देखिए, ये पत्र कलिका के रूप में लहसुन का एक टुकड़ा अगर लगाया जाए मिट्टी में, तो उसमें पूरा वह पोटी बन जाता है, मतलब पूरा का पूरा लहसुन तैयार हो जाता है। तो इसी को हम पत्र प्रकलिका कहेंगे। तो ये इसका उदाहरण हो गया इस जनन का लहसुन और प्याज में, आदि और भी हो सकते हैं।
अलैंगिक जनन की एक विधि है द्विखंडन। अर्थ समझिए, द्विखंडन मतलब दो भागों में बट जाना। अमीबा के बारे में आप सभी जानते होंगे। अमीबा जो है यह एक कोशिकीय जीव है और इसमें जो जनन है वह अलैंगिक विधि से होता है। अमीबा में इसका कोई निश्चित आकार तो होता नहीं है, इसमें एक केंद्रक होता है और ये केंद्रक बट करके दो भागों में बट जाता है। यही अमीबा का रूप बदल जाता है और इस तरह से यह किसी भी आकार में बीच से यह जो है पतला हो जाता है और इसके जो केंद्रक हैं वह लंबे हो जाते हैं। लंबा होकर के क्या होता है कि ये बीच से कट जाता है। तो दो भागों में विभक्त हो गया, ये भी एक अमीबा हो गया और ये भी एक। इसको कहेंगे जनक, पेरेंट अमीबा, और इसको कहेंगे संतति, क्योंकि इससे ये टुकड़ा बन करके बना। तो जनक गायब हो गया क्योंकि जनक ही दो भाग में बट करके बना है, इसलिए ये द्विखंडन विधि अमीबा में पाया जाता है और पैरामीशियम में भी पाया जाता है। पैरामीशियम में भी इसी तरह से, पैरामीशियम का देखिएगा इस तरह से आकार होता है, इसमें भी एक केंद्रक पाया जाता है। इसी केंद्रक में विभाजन होता है और पैरामीशियम भी दो भागों में बट करके अपने संतति को जन्म देता है। अब एक है बहुखंडन। बहुविखंडन कहिए चाहे बहुखंडन कहिए। बहु माने क्या? बहुत सारे। खंडन माने क्या? टुकड़ा। अर्थ को समझना है और उसको अपने आधार से बना देना, गलत नहीं होगा, क्योंकि जो नामकरण होता है वह उसके गुण के आधार पर ही तो होता है। बहुत सारे खंडन हो जाना, टुकड़े हो जाना बहुखंडन कहलाता है। तो लिखेंगे कैसे? अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें संतति कई टुकड़े होने के बाद जो है संतति का जन्म होता है, या जनक कोशिका के कई टुकड़े होने के बाद संतति का निर्माण होता है, तो इसको हम बहुखंडन कहेंगे। उनके शरीर टुकड़े टुकड़े में बट जाते हैं, जैसे में प्लाज्मोडियम, इसका उदाहरण है प्लाज्मोडियम। ये ऐसा जीवाणु है जो शरीर में जाने के बाद बहुत ज़्यादा विखंडित होकर के कई प्लाज्मोडियम को पैदा कर देता है, जिसके कारण हमें मलेरिया नामक बीमारी होती है, इसी प्लाज्मोडियम के कारण। ये बहुखंडन विधि से जनन करते हैं, एक ही बार में अपने शरीर के कई टुकड़े कर लेते हैं, जिसके कारण ये कई भागों में बट करके कुछ ही समय में पूरे शरीर में अपने जीवाणु को फैला देते हैं, जिसके कारण हम बीमार पड़ जाते हैं। तो ये बहुखंडन विधि है जो प्लाज्मोडियम में पाया जाता है। तो जनन के बारे में आप लोगों ने देखा। अब लैंगिक जनन में चलते हैं। ये अभी जितना देखा हमने ये अलैंगिक जनन है। इसके बाद भी भूस्तारिका है, प्रकंद है। प्रकंद जैसे आलू में हम लोग देखते हैं कि आलू को अगर छोटे छोटे आलू को खेत में लगा देते हैं, मिट्टी के अंदर दबा देते हैं, तो उससे पुनः फिर जो है आलू का पौधा जन्म ले लेता है। तो ये मुकुल विधि कहेंगे। आदि को जैसे देखिए, आदि का एक छोटा टुकड़ा लगा देते हैं तो आदि का एक बड़ा सा कोशिका जम करके एक बड़ा आदि बन जाता है। तो इसी प्रकार से उसको हम अलैंगिक जनन के उदाहरण में देखेंगे, उसको भी हम मुकुलन ही कहेंगे या कलिका कहेंगे। लैंगिक जनन में क्या होता है कि दो जीव भाग लेते हैं, एक होता है नर, दूसरा होता है मादा। फूल में अगर देखिएगा तो नर भाग को फूल में जो नर भाग है वह पुंकेसर है और स्त्री भाग को स्त्री केसर कहा गया। नर भाग पुंकेसर, स्त्री भाग को स्त्री केसर। पुंकेसर को पुमंग भी कहा जाता है, स्त्री केसर को जयांग कहा जाता है। दोनों इसी का नाम है। पुंकेसर कहिए, पुमंग कहिए, स्त्री केसर कहिए, जयांग कहिए। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि फूल में भी
लैंगिक जनन होता है। जैसे में आप ले लीजिए अड़हुल का फूल हुआ, धतूरा का फूल हुआ, इसमें लैंगिक जनन पाया जाता है। इसमें पुरुष और स्त्री दोनों भाग लेते हैं। पुंकेसर के हिस्सा में अगर देखिएगा एक छोटा सा फूल आप देख लीजिए, धतूरा का फूल आप लोगों ने देखा होगा, जिसको घरेलू भाषा में बाजा वाला फूल कहते हैं लोग। इसमें आप क्या देखते हैं कि इससे एक लंबा नली के जैसा निकला रहता है। ये वर्तिकाग्र है, ये अंदर तक रहता है, यहाँ तक, और इस पे ये परागकण लगे हुए हैं और ये इसकी पंखुड़ियाँ हैं। ये परागकण वर्तिकाग्र से झर कर के अंडाशय पे पहुँचता है और यहाँ पर अंडाशय पर बीजाणु जनन, अंडाशय पर जो है ये परागकण आकर के निषेचित होता है और यहाँ पर फिर से बीज का निर्माण होता है। आप देखिएगा धतूरा में बीज भी होता है, कांटा वाला गोल गोल, तो वे इसी तरह से होते हैं। अड़हुल का फूल भी सेम इसी तरह से होता है। उसकी फूल जो है कुछ छोटे होते हैं, रचना लगभग सेम ही है। तो उसमें भी आप देखिएगा यही विधि है। अड़हुल का फूल जो है वह वर्तिकाग्र होकर के अंदरे में वर्तिका है, उस वर्तिका से बाहर से नहीं होता है। अंडाशय जो है यह पूरे इससे ढका रहता है इस तरह से, और इसके अंदर में ये जो वर्तिका है एक पाइप के तरह होता है और इसमें झर कर के अंदर अंदर यह अंडाशय तक पहुंचता है। यह अंडाशय जयांग का भाग है। परीक्षा में ऑब्जेक्टिव में पूछता है पुंकेसर के कौन कौन से भाग हैं। तो पुंकेसर का भाग हो गया आपको परागकोश। परागकोश में क्या रहता है, तो परागकण, वर्तिकाग्र, ये सब हो गया पुंकेसर का भाग। अब जयांग का पूछेगा तो अंडाशय हो गया, ये अंडाशय का भाग हो गया। फूल में भी दो दल होते हैं, एक बाह्य दल होता है, एक भीतरी दल होता है। बाह्य दल आप लोग देखे होंगे, कमल का फूल ले लीजिए या कोका का फूल ले लीजिए, उसमें आप देखिएगा कि एक जो पत्ता है वह भीतर रहता है और एक हरा रंग का पत्ता इसको बाहर से ढके रहता है। तो ये है बाहरी पत्ता और ये हो गया भीतरी पत्ता। तो इसी को कहा गया दल पुंज। दल माने क्या, पत्ता। बाहरी दल पुंज और भीतरी दल पुंज। तो फूल में दो दल पुंज पाए जाते हैं। आप गुलाब का फूल ही लीजिए, तो गुलाब के फूल जब कली बनता है तो उसमें देखिएगा छोटा छोटा सा हरा पत्ता रहता है जो धीरे धीरे बिखर करके नीचे हो जाता है, नीचे की ओर मुड़ जाता है, और जो गुलाब फूल का जो पत्ता होता है वह बाहर निकल जाता है। तो वो हो गया आंतरिक पंखुड़ियाँ, और जो हरा वाला पंखुड़ी था शुरू में वह जो नीचे मुड़ गया है वह है बाह्य पंखुड़ियाँ। फूलों में पंखुड़ी का कोई काम नहीं है, फिर भी फूल को सुंदर बनाने के लिए ये पंखुड़ियाँ हैं। इससे छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े हैं, जो तितली है, वह फूल को देख करके आकर्षित होती है और इससे परागण में सुविधा होती है। फूलों के रंग से तितलियां आकर्षित होती है, तितलिए के पंखुड़ी पर इसका परागकण लग जाता है और वही पराग उड़ करके दूसरे जगह चला जाता है। तो इस प्रकार पर परागण होता है। तो ये फूलों में हम लोग देख रहे थे। लैंगिक जनन में नर मादा। फूल में भी दो होते हैं, एक पुंकेसर और एक स्त्री केसर, पुमंग और जयंग हम जिसको कहते हैं। तो लैंगिक जनन में हम लोग फूल के माध्यम से समझे कि लैंगिक जनन किस प्रकार से होता है। इसके बाद आप देखिएगा कि फूलों में जो जनन होता है इसके लिए निषेचन जरूरी है। निषेचन कहते किसको हैं? निषेचन की परिभाषा अगर आप देखिएगा तो किताब में इसके बारे में बताया गया है कि निषेचन जब अंडाशय पर पराग कोश से वर्तिकाग्र के माध्यम से परागकण झर करके अंडाशय तक पहुंचता है, तो ये क्रिया वहाँ पर अंडाशय और परागकण का संलयन होता है जिसको निषेचन कहते हैं, जिसके बाद बीज का निर्माण होता है। उसी बीज को हम लोग खाते भी हैं। बहुत से ऐसे फूल हैं जिसके बीज को हम लोग खाते हैं, जैसे गेंदा का ले लीजिए,
उसके हम बीजांड को खाते हैं। पंखुड़ी सब को तोड़ के फेंक देता है बच्चा सब, और उसका जो छोटा सा उजला भाग होता है उसको खा जाते हैं। तो ये बीजांड जो है वह बीजांड कहलाता है। वहीं पर आकर के देखिएगा आप लोग, गेंदा फूल को सुखा के लोग रखता है, फिर अगले सीजन में उसको लगा देता है, तो उससे भी पौधे आ जाते हैं। तो वही बीज का निर्माण होता है वहाँ पे। तो इसको हम लैंगिक जनन कहेंगे। निषेचन भी आप लोगों ने समझ गया, आप लोगों ने समझा कि निषेचन क्या है। इसके बाद है परागन। परागन का मतलब होता है कि जब फूल के पराग झड़ करके या उड़ करके अपने ही पौधे के किसी और फूल पर, या नहीं तो किसी अन्य पौधे के फूल पर जब चले जाता है, तो इसको हम परागन कहते हैं। पराग का अपने फूल पर या किसी अन्य फूल तक पहुंचना, ये परागन क्रिया कहलाती है। और परागन भी दो प्रकार के होते हैं, स्वपरागन और पर परागन। स्व मन अपने आप जो परागन होता है, पर परागन मन जो दूसरे के द्वारा होता है। स्वपरागन में क्या होता है कि परागकण झड़ करके अपने ही पौधे के किसी अन्य फूल पर या खुद फूल पर गिरता है, और उससे जो परागन की क्रिया होती है उसको हम स्वपरागन कहेंगे। पर परागन जो है, पर माना दूसरे कोई से। पौधा में आप देखिएगा कि ऐसे ऐसे जगह पर जाकर के पौधा उग जाता है जहाँ पर हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, कौन गया वहाँ लगाने के लिए। तो ये पर परागन से ही संभव हो जाता है। पर परागन में हम देखते हैं कि बहुत से जीव ऐसे होते हैं जो बीज को खा जाते हैं, जैसे चिड़िया में बीज को खा जाते हैं, और बीज को खाने के बाद क्या करता है कि वो जो बीट जहाँ करता है, तो वह बीज जो है उसके बीट के द्वारा वहाँ पहुँच जाता है, और वहाँ पर पौधा का निर्माण हो जाता है। कभी कभी चिड़िया जो बीज खाती है तो अपना जो चोंच है वह कहीं दीवार में अगर पोंछती है, तो वहाँ पर आप देखिएगा खास करके पीपल का वृक्ष निकल जाता है, बरगद का वृक्ष निकल जाता है, घरों के दीवार के वो जो ज्वाइंट होता है वहाँ से एक पौधा निकल जाता है। अगर आप उसको नहीं उखाड़िएगा तो धीरे धीरे बड़ा होते चला जाता है। ना वहाँ मिट्टी है ना कुछ है। अब समझिए कि वह वहाँ कैसे वृद्धि करने लगा। मिट्टी का अंश वहाँ कहीं न कहीं धूल कण वगैरह पड़ने के कारण पानी का कहीं न कहीं से उसको अंश मिल जाता है, और वह पौधा वहाँ भी जीवित हो जाता है। और देखा जाता है कई बार अगर उसको नहीं उखाड़ते हैं तो वह धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। तो ये पर परागन कहलाता है। पर परागन तितली के द्वारा, चमगादड़ के द्वारा, मधुमक्खियों के द्वारा, मनुष्य के द्वारा, हवा के द्वारा, पानी के द्वारा, कई तरह से पर परागन होते हैं। तो आज हम लोगों ने पढ़ा जनन में अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन के कुछ भेद और लैंगिक जनन के बारे में। उसके बाद निषेचन पढ़ा हमने, परागन को देखा। परागन दो प्रकार के, स्वपरागन और परपरागन होते हैं। इस प्रकार से हमने जनन के बारे में देखा। यह वीडियो संक्षिप्त में परीक्षा उपयोगी जान करके इसे विस्तार नहीं किया है, बल्कि संक्षिप्त में आपको सभी चीज़ों को याद दिलाने का प्रयास किया गया है। आगे फिर अगला वीडियो में हम अगले प्रश्न के साथ उपस्थित होंगे, अगले पॉइंट के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।